एक रेगिस्तान में जब लाइट किसी दो लेयर्स के थ्रू पास होती है ना, तो एक टेम्परेचर का डिफरेंस देखने में मिलता है, जिसकी वजह से एक अजीब किस्म का प्रतिबिंब बनता है। कहते हैं कि जब सूर्य की रेखाएं रेगिस्तान की सतह को गर्म करती हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर जो हवा होती है वो काफी गर्म हो जाती है, और इस गर्म हवा की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं या आकाश की किरणें हैं वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एक दूरी से देखें इन किरणों को तो ऐसे लगता है कि दो एयर की लेयर्स जो हैं वो आपस में टकरा रही हैं, और इसकी वजह से एक मिरर, एक शीशे जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे जो रेगिस्तान है आगे आपके सामने है वो एक लेक की तरह दिख रहा है, एक पानी की रिजर्वर की तरह दिख रहा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेजर्ट मिराज। हिंदी में गूगल करके हमने देखा और इस वर्ड का नाम का जो ट्रांसलेशन निकला वो निकला रेगिस्तानी मृग तृष्णा। ये एक प्रतिबिंब कह लीजिए, ये एक डिल्यूजनल वाटर बॉडी है जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो वहां पे है ही नहीं, बट आंखों को दिखाई देती। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टिंग को लेके रेगिस्तानी मृग तृष्णा का, डेजर्ट मिराज का क्या लेना देना। आज की तारीख में जब हम वेल्थ बिल्डिंग की बात करते हैं, खासकर उस सिनेरियो में जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये मानने के लिए राजी नहीं है कि ऐसी चीज कभी हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज जिस किस्म की न्यूज हमारे आसपास आ रही है, जैसे रिसेशन की जो खबरें हैं काफी बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन की जो प्रेशर्स की बार बार बात होती रहती है, सेंट्रल बैंक्स अगर आप देख रहे हैं कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, करेंसीज दिन प्रतिदिन वीक हो रही हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, कहीं और डाल रहे हैं, राइजिंग पॉलिटिकल वॉर लाइक सिचुएशन का होना बहुत ही नॉर्मल हो गया आजकल। और हमारे अगर आसपास के पड़ोस की अगर हम कंट्रीज देखें जिस हिसाब से उनकी इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं, तो इस दौरान अगर हम कहें कि आप अपनी वेल्थ बिल्ड करें तो ये एक रेगिस्तानी मृग तृष्णा या डेजर्ट मिराज के ही बराबर। तो इसको आप रेगिस्तानी मृग तृष्णा कहिए, डेजर्ट मिराज कहिए, या एक इन्वेस्टमेंट मिराज कहिए। और ऐसे ही आपकी तरह, मेरी तरह 99% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आज की सिचुएशन में इन सारी कंस्ट्रेंट्स को देख के कहते हैं कि ये एक मृग तृष्णा है, ये एक जबरदस्ती का प्रतिबिंब है जो कि वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, लेकिन 1% ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो कि इन मार्केट कंडीशंस में किसी न किसी तरीके से वो पर्टिकुलर सक्सेस फॉर्मूला को इजाद करके और वेल्थ बना रहे हैं। वही मार्केट्स हैं, वही कंस्ट्रेंट्स हैं, वही समतल भूमि कह लीजिए जिसके दौरान हम सब लोग अपनी वेल्थ बिल्डिंग की आड़ में लगे हुए। बट उसमें से भी एक ऐसे % के लोग हैं जो अपनी वेल्थ क्रिएट करते चले जा रहे हैं। बट अब मुझसे आप पूछ रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये 1% इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऐसी ग्लूमी कंडीशंस कह लीजिए, बड़ी मायूसी सी जो वातावरण हमारे आसपास बन गया है, उसमें हम कैसे अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, जहां की 99% लोग इसके बारे में सोचने तक के लिए राजी नहीं। तो आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ कमेंट्स आप जरूर लिखिए, अपने इस एपिसोड को देखें जो कि एक मास्टर क्लास है नॉन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरफ से, जिसको टाइटल इस बार दिया गया है द 3 एक्सेस ट्रूथ्स ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो 3 एक्सेस ट्रूथ्स हैं, जो कि सच्चाइयां हैं वेल्थ बिल्डिंग को लेके, वो अगर आप इमेज को देखें तो इस तरीके से आपस में मेल खाती है। तो पहला जो एक्सेस है
वो है 10 से 12% जीडीपी ग्रोथ का अगले 10 सालों के लिए। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप इंडिया की जीडीपी देखें तो एक फुल सर्कल हम कहते हैं वो वापस आई। कैसे? अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग्स देखें नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में, ये भारत हुआ करता था नंबर 6 रैंक के ऊपर 1950 में। फिर ये गिर के नंबर 13 पे पहुंचा और पिछले 30 से 40 सालों में इसने वापस कोशिश की है वापस आने की, और कोशिश बहुत ही उम्दा, बिकॉज आज की डेट में ये जीडीपी की रैंक्स में 5वें स्थान पे आ गया है, और बखूबन वो जो वी शेप रिकवरी है उसकी वजह से। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भारत ने यूके को ओवरटेक किया और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में अपना दर्जा अर्ज किया। अब सारी डेवलप इकोनॉमी स्लो कर रही हैं। इंडियन इकोनॉमी ही है कि ऐसी इकोनॉमी है जो कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही है, और आगे भी एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि इसी किस्म की उम्दा परफॉर्मेंस ही देती रहेगी। सो अगर आप सिर्फ जीडीपी के टर्म्स में समझना चाहें, उसके अलावा भी इंडिया ने बहुत कुछ एस्टैब्लिश किया। इंडिया की जो ग्लोबल ट्रेड है, जो एफडीआई के इनफ्लोज है, वो 2.2% से लेके 6.6% दोनों रिस्पेक्टिवली बढ़ चुके हैं। हम दूसरे पायदान पे पहुंच चुके हैं स्टील की प्रोडक्शन पे। ऑटो प्रोडक्शन को लेके हम चौथे पायदान पे पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स जो हमारे पास पहले 4 हुआ करते थे, आज की डेट में 105, इनफैक्ट 107 यूनिकॉर्न्स हमारे हैं। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमने की है बिजनेस को लेके, इनोवेशन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, और इनके रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस में आप देख सकते हैं कैसे हमने इन प्रोग्रेस को अचीव किया। जो आगे आने वाला है वो और भी ज्यादा उम्दा होने वाला है। और कहते हैं कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने ये कहा है कि जो इंडिया की जो डेस्टिनी है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने की, वो 226-227 के पीरियड में हो जाएगी। 5 ट्रिलियन 227 फिस्कल में होगा, और 227-228 फिस्कल में इंडियन इकोनॉमी 5.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ऐसा आईएमएफ कहता है। सो सच्चाई क्या है? जीडीपी के अंतर्गत अगर हम इसको समझना चाहें, कि सब सारे वॉर, सारे चैलेंजेस, सारे रिसेशन, सारी जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन 2 दशकों के दौरान हुई हैं, और फिर भी नॉमिनल टर्म्स अगर जीडीपी हम देखें, हम 12% ग्रो हमने किया है। और आगे अगर हम इस ग्रोथ को देखें तो ये ग्रोथ पीएलआई स्कीम्स की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे अगर हो तो ये ग्रोथ और भी ज्यादा उम्दा हो सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हम कहते हैं, इसका और विकसित होना, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है उसको क्रूड ऑयल के ऊपर कम करना, बैंकिंग सेक्टर का और मजबूत होना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी और आगे ग्रो करेगी। बीसीजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप कहता है कि इंडिया जो है वो दुनिया में 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी बनने वाली है। ऐसा वो कहते हैं कि $4 ट्रिलियन की कंजम्पशन का एस्टिमेट हम लगा रहे हैं सन 2025 तक का। ऐसा क्यों? बिकॉज वो कहते हैं कि इंडिया का कंज्यूमर बिहेवियर और जिस हिसाब से ये पॉपुलेशन अपने पैसे खर्च कर रही है, ये पैटर्न्स बहुत ही अच्छे चेंज हो रहे हैं। 2040 तक ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया यूएस को ओवरटेक कर लेगा और बनेगा 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। ऐसा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट कहती है। तो पहला एक्सेस जो आपने देखा वो सत्य है, और बिल्कुल ऊंची आवाज में मैं ये कहने के लिए राजी हूं कि आगे आने वाले 10 साल जीडीपी ग्रोथ को लेकर इंडिया के लिए जरूर वो पीरियड होगा जहां पे 10 से 12% की जीडीपी की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर दूसरे एक्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। वो एक्सेस है 13 से 15% निफ्टी का या मार्केट्स का आगे 10 सालों के लिए ग्रो करना। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप एक और कोशिश तो कीजिए कि निफ्टी आज से 20 साल पहले सितंबर 17 की तारीख 2002 अगर आप कोशिश करें
तो क्या मुझे बता पाएंगे कि आज से 20 साल पहले निफ्टी 17 सितंबर 2002 को किस लेवल पे था? आपको जान के ये हैरानी होगी, आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये 1000 लेवल भी नहीं छू पाया था साहब इस दिन। और आज कहां है निफ्टी? आज मतलब सितंबर 16 2022 निफ्टी पहुंचा है 17,600 की ऑड लेवल्स पे। और जैसे जैसे अगर आप चार्ट अगर आप आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो आपको इस निफ्टी के दौरान जो माइलस्टोन्स हम अचीव करते चले आ रहे हैं, इस जर्नी को देख के बड़ा ही आपको आनंद मिलेगा, आप आश्चर्यचकित होंगे। अगर आप इसको प्रोग्रेशन के मद्देनजर देखना चाहें तो आप देखें ये जर्नी कैसे रही है। कहते हैं कि दूर से अगर आप किसी माउंटेन की प्रतिबिंब इसकी परछाई को देख रहे हैं आप, और दूर से इस परछाई को हर साल ऊपर होते होते देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। 1900% के आसपास की ग्रोथ निफ्टी अचीव कर चुका है साहब पिछले 20 सालों में। पिछले 20 सालों में निफ्टी कह लीजिए या सेंसेक्स कह लीजिए, इसने क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ रफ पीरियड नहीं देखा। मार्केट्स को अगर हम सेंसेक्स के मद्देनजर देखें तो 61% का फॉल हमने देखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की पीरियड के दौरान। ये मार्केट्स की रेजिलियंस कह लीजिए, मार्केट का जोश कह लीजिए, मार्केट का ओवरऑल एंथुसियाज्म कह लीजिए कि इसने अर्निंग्स को मैप किया, इसने ग्रोथ को मैप किया। और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 400% की जंप इसने ली अगले पीक तक। मार्केट्स हेल्थ क्राइसिस को भी देख चुकी हैं। हेल्थ क्राइसिस जैसे कोविड-19, अब ये लोगों में बहस चलती रहती है कि ये नेचुरल था या मैन मेड था। अब उसके लिए कुछ और डिबेट ही सही, मेरे हिसाब से वुहान वायरस था इसलिए मैन मेड था, आपकी राय अलग हो सकती है। कोविड-19 को हम कहते हैं कि एक ब्लैक स्वॉन इवेंट थी। ब्लैक स्वॉन कैसा होता है साहब कि ब्लैक स्वॉन्स कभी दिखती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत रेयर है, इसीलिए ब्लैक स्वॉन इवेंट भी बड़ी रेयर होती है। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट को लेके हमने कहा कि ये मार्केट्स 36% तक गिरी इस हेल्थ क्राइसिस के दौरान। अब सबसे ज्यादा बात जो प्रोत्साहन की है या प्रोत्साहित होने वाली है वो ये कि इस गिरावट के बावजूद मार्केट्स जब वापस आई तो आई ऐसे कि देखने लायक था। 61% तक की ग्रोथ हमें देखनी, पीक तक की हमें देखने को मिली। और मैं आपको ग्राफ दिखाता रहूंगा, हम इन इवेंट्स को एक एक करके समझते रहेंगे, डिबेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन एक फैक्ट जो है, एक सत्य जो है वो ये कि मार्केट्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हर समय उस राह पे चलेंगी, इकोनॉमी की ग्रोथ की राह पे चलेंगी, इन अर्निंग्स की राह पे चलेंगी जो बिजनेसेस इस इकोनॉमी को बना रहे हैं। तो ये जो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आई या और भी आएंगी, इसके बावजूद निफ्टी आगे आने वाले 20 सालों में या पिछले हुए 20 सालों में 14% तक ग्रो कर चुका है। अगर आप देखें कैलेंडर ईयर 2022 तो इंडिया जो है वो अपने पीयर्स कहते हैं ना, जो बाकी के नेशंस हैं, उसको काफी पीछे छोड़ चुका है। और ये और ज्यादा ये जो मोमेंटम है हमें देखने को मिल रहा है अगर हम इंडिया को कंपेयर करें बाकी कंट्रीज, जैसा कि आप ग्राफ देख पा रहे हैं। और कहते हैं कि रिलेटिव गेन्स जो इंडियन मार्केट्स में हैं, अगर आप एक इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं MSCI इंडेक्स, तो MSCI इंडेक्स अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स का देखें, चाइना का देखें, वर्ल्ड का देखें और इंडिया को कंपेयर करने की कोशिश करें तो इंडिया की परफॉर्मेंस बिल्कुल आउट क्लास कर रही है किसी भी MSCI इंडेक्स को। और अगर आप इंडियन स्टॉक्स में 3 साल पहले इन्वेस्ट करते अपना पैसा तो आपका पैसा आज 47.5% के हिसाब से बढ़ चुका होता। अगर यही पैसा अगर आप लगाते किसी एडवांस इकोनॉमी में तो वो सिर्फ 20% बढ़ता। ये पैसा आपका 5% नीचे चला गया होता अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में लगाते, और 18% अगर आप चाइनीज मार्केट्स में लगाते तो आपका पैसा नीचे चला गया होता। 30% अगर आप ब्राजील में लगाते तो आपका पैसा नीचे चला गया होता। इंडिया में 47.5% से ये ऊपर गया है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से इंडिया ने ऐसी ग्रोथ देखी? ऐसी क्या चीज है जो इंडिया को आगे भी इस राह पे अग्रसर रखेगी? तो पहला जो आप
पॉइंट समझने की कोशिश करें कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अब छोटे प्लेयर्स नहीं हैं, वो काफी डोमिनेंट प्लेयर्स हो चुके हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का, डीआईआईस का, एफपीआईस का, अगर डेली कैश मार्केट की वॉल्यूम्स को अगर मैं मद्देनजर इनको कंपेयर करना चाहूं तो 52%, 29% और 19% के हिसाब से रिस्पेक्टिवली ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो इंडिया में हैं वो रहे हैं स्रोत इस मार्केट की ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए इस रीसेंट पीरियड में। रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये कहते हैं ना, एक एफपीआई का जो हॉट मनी होता है उसका एक विकल्प निकल के आए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अगर हम पीरियड देखें जुलाई 2021 से जून 2022 का, तो सब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 4 लाख करोड़ की इक्विटीज को बेचा, और इस मैसिव कहते हैं ना सेलिंग के बावजूद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3,28,000 करोड़ की खरीदारी की। नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स अगर आप देखें साहब तो 41 मिलियन हुआ करते थे ये मार्च 2020 में, अब 100 मिलियन हो चुके हैं अगस्त 2022। कहने का मतलब 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं, और ये रिटेल की ओवरऑल एंथुसियाज्म को दर्शित करता है। इंडिया आज की डेट में ओवरऑल अर्निंग्स को लेके सबसे प्यारी ग्रोथ स्टोरी निकल के आ रही है पूरी दुनिया में, और आगे आने वाले काफी फोर्सेबल फ्यूचर में, मतलब आगे आने वाले बहुत टाइम के लिए ये सत्य बना रहेगा। इंडिया की ग्रोइंग जो अर्निंग्स है बहुत बहुत उम्दा तरीके से ग्रो कर रही हैं 2020 से। अगर आप FY20 देखें तो निफ्टी की अर्निंग हुआ करती थी 440। कोविड ईयर FY21 लॉकडाउन लगा साहब, सब कुछ लगा, उसके बावजूद निफ्टी की अर्निंग्स ग्रो की 18%। FY22 में निफ्टी की अर्निंग्स 48% तक के ग्रो करके 750 की लेवल्स पे आई जो निफ्टी की अर्निंग्स है, और 2 सालों में 65% तक निफ्टी की अर्निंग्स बढ़ चुकी है। और ये अर्निंग्स 860 से लेके 870 की लेवल जो हम देख रहे हैं FY23 की है, तो 17,800 और लेवल पे ये हम कहते हैं कि FY23 पे हमें 20 टाइम का मल्टीपल मिल रहा है, और बहुत 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 जल्दी हम FY24 की बात कर रहे हैं। तो निफ्टी की अर्निंग जो FY24 की है वो 970 से 980 की लेवल की हमें देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब FY24 की अर्निंग्स को लें हम तो 18 टाइम्स का फॉरवर्ड मल्टीपल आज की डेट में लग रहा है, और ये बिल्कुल भी किसी भी मापदंड के हिसाब से ज्यादा नहीं। बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मेरे लिए। याद रखिएगा, जो पैसा है वो ग्रोथ को फॉलो करता है, जो कैपिटल है जो इन्वेस्टमेंट्स का वो अर्निंग्स को फॉलो करता है, और इंडिया जो है वो सारी कंट्रीज में एक बहुत ही प्यारा विकल्प निकल के आया है सारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो मेरा जो कहना है, जो सेकंड एक्सिस है वो बिल्कुल सत्य है और परम सत्य है कि आगे आने वाले 10 सालों के लिए इंडियन मार्केट्स 13 से 15% की ग्रोथ दिखा सकती हैं और दिखाएंगी। चलिए फिर तीसरा फाइनल एक्सिस समझने की कोशिश करते हैं, और वो एक्सिस कहता है कि 20 से 25% की ग्रोथ आप अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के ऊपर बना सकते हैं आगे आने वाले 10 सालों में। चलिए फिर एक कोशिश करते हैं। आप एक कोशिश कीजिए बताने के लिए कि जो बहुत ही महान इन्वेस्टर रहे हैं मिस्टर वॉरेन बुफेट, उनके पोर्टफोलियो पे पिछले 30 सालों में क्या CAGR रेट लग रहा है। आप उस चीज को आंसर करने के लिए कि 30 सालों में उनका पोर्टफोलियो कैसे ग्रो किया है, ये थोड़ी परफॉर्मेंस आप देखिए रीसेंट ईयर्स की। तो अगर आप ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो आपको 2022 जैसा साल देखने को मिलेगा जहां वॉरेन बफेट साहब का पोर्टफोलियो 16% से नीचे गिरा, 2018 में -4% से गिरा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तब -32% से गिरा, 2000 में गिरा, 2001 में गिरा, 2002 में गिरा, मार्केट्स भी गिरी काफी इस पीरियड में। बट ऐसे भी साल थे वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो जो कि 20% से भी ऊपर ग्रो कर रहा था। जैसे 2019 का पीरियड देखें, 2020 का पीरियड देखें,
2021 का पीरियड देखें, 2013 देखिए, 2009 देखिए, इन सब पीरियड्स में 20% के ऊपर का उनकी ग्रोथ देखने को मिली है। बट ऐसी भी ग्रोथ देखने को मिली है जहां पे सिर्फ सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहे हैं इसका पोर्टफोलियो। 2015, 2011 देखें, 2007 देखें, 2005 देखें, तो इन सालों में इनका जो पोर्टफोलियो है वो सिंगल डिजिट भी ग्रो किया है। तो इससे क्या सीख मिलती है हमें? हमारे लिए क्या लर्निंग है भाई? हमारे लर्निंग ये है कि सारे साल समानांतर नहीं होते, सारे के सारे साल एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे साल होते हैं जहां आपको बहुत ही उम्दा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे साल होते हैं जहां आपका पोर्टफोलियो लाल रंग का दिखाई देता है, कुछ ऐसे साल होते हैं जहां आपका पोर्टफोलियो जितना इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है सिर्फ उतना ही ग्रो कर रहा होता है। तो सारे साल समानांतर नहीं होते। चलिए मैं अपने क्वेश्चन पे दोबारा आता हूं, मैं थोड़ा भटक गया था। तो CAGR रेट क्या है साहब वॉरेन बुफे के पोर्टफोलियो का, जो कि पिछले 30 सालों से ग्रो कर रहा है? उसका आंसर 30% नहीं है, 25% भी नहीं है, 20% भी नहीं है, 15% से भी नहीं ग्रो कर रहा साहब वो उनका CAGR रिटर्न उनके पोर्टफोलियो का। तो अब आप अपना सिर खुजला रहे होंगे और कह रहे होंगे भाई ये ऐसा कैसा हो सकता है कि जो सज्जन जो कि इन्वेस्टमेंट का गुरु माना जाता है पूरी दुनिया में, जिसका नेटवर्थ 1,104 बिलियन US डॉलर्स का है, 7.75 लाख करोड़ उसका नेटवर्थ है, उसका पोर्टफोलियो 15% से भी नहीं कंपाउंड कर रहा है, तो कितने से कर रहा है? ये तो मैं मानने को राजी नहीं। फिर से कोशिश कीजिए, सोचिए ना कितने से ग्रो कर रहा है, और आप असमंजस में पड़ेंगे। आप बहुत ही सरप्राइज होंगे देख के कि वॉरेन बुफे साहब का पोर्टफोलियो जो है वो इस लेवल से कंपाउंड कर रहा है। तो जो कैगर देखा गया वॉरेन बुफे साहब के पोर्टफोलियो पे वो सिर्फ 9.46% का देखा गया है। बट जो रियल चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि ये 9.46% का जो कैगर है वो पिछले 30 सालों से हो रहा है, इसीलिए उनकी वेल्थ ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन अगर आप 5 सालों का 10 सालों का कंपाउंडिंग देखें जो कि इस टेबल में नजर आ रहा है, तो ये इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है 30 सालों के कैगर से। कहने का मतलब 11 से 12% का कैगर CAGR रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है 5 से 10 सालों में, और ये पिछले 30 सालों के कैगर को ही आसपास का नंबर है। सो कंपाउंडिंग का जो फिनोमेना जो इनके पोर्टफोलियो पे लगा है साहब, उसकी वजह से ये जो है ओवरऑल चमत्कार इनके पोर्टफोलियो पे आज पिछले 3 दशक से होता चला आ रहा है, और हर साल जैसा पास होता है इनका पोर्टफोलियो बढ़ता चला जाता है। तो एक और सीख क्या मिलती है हमें? वो सीख ये मिलती है कि जितना लंबा, जितना आप मार्केट में दूर तक चलें, इन्वेस्टेड रहें उन बिजनेसेस को लेके जो कि प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, जो कि कंपाउंड करते चले जा रहे हैं, आपका पैसा भी बढ़ेगा और बढ़ेगा बहुत उम्दा, बहुत मैजिकल वो आपको कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्वेश्चन ये है, और बिल्कुल दिल पे हाथ रख के इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि कोई पोर्टफोलियो जो 20% कैगर से ग्रो कर रहा है, CAGR से ग्रो कर रहा है, वो किसी पोर्टफोलियो को बीट कर सकता है जो 30% से ग्रो कर रहा है CAGR टर्म में? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बट उसका जो आंसर है, जो हिंट है ना, वो मिस्टर वॉरेन बुफे की इन्वेस्टिंग में छुपा हुआ है। आंसर है साहब, बिल्कुल पॉसिबल है कि 20% का पोर्टफोलियो 30% के पोर्टफोलियो को बीट कर सकता है रिटर्न्स में, बशर्तन आप इस पोर्टफोलियो को लॉन्गर टाइम के लिए, थोड़ी और टाइम के लिए बना के रखें, इन्वेस्टेड रखें। ये एक चार्ट देखिए, आपके समक्ष आ रहा है, देखिए जरा। तो एक सज्जन है जिनका पोर्टफोलियो 20% का कैगर दे रहा है, बट ये पेशेंट है, थोड़ा सा और टाइम में बनने को तैयार है, मार्केट में इन्वेस्टेड होने को तैयार है। इन्होंने ज्यादा पैसा बनाया उन सज्जन के कंपैरिजन में जिनका पोर्टफोलियो 30% से ग्रो किया। वो कैसे? बिकॉज ये जो सज्जन हैं जिन्होंने 20% कैगर से अपनी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने 6 ईयर्स तक के लिए की। कहने का मतलब उन्होंने 2 साल ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अपनी बनाई रखी उन सज्जन के कंपैरिजन में जिन्होंने 30% कैगर अपने पोर्टफोलियो पे किया, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। तो 20% रिटर्न के साथ भी इन्होंने जो वेल्थ बनाई वो दूसरे सज्जन से ज्यादा बनाई। तो एक क्वेश्चन साहब बार बार हमें पूछा जाता है कि साहब कितने रिटर्न से लेके हम
खुशी, रजामंदी, राजी हो सकते हैं इक्विटीज मार्केट्स में? आंसर एक पर्टिकुलर प्रतिशत को लेके नहीं है, बट आंसर है कि आप कैगर के पीछे बिल्कुल पागल होकर मत भागिए कि 30% बेहतर है और 20 कम। आप नंबर ऑफ ईयर्स के लिए भागिए। आप नंबर ऑफ ईयर्स को मद्देनजर रख के कितनी देर तक बने रह सकते हैं, वहां पे वो आंसर छुपा हुआ है। और इस आंसर में कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ क्रिएशन की कुंजी है, की चाबी। चलिए आपसे एक और चीज पूछता हूं कि 10 लाख का अगर आपका इन्वेस्टमेंट सरप्लस हो और आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं साहब, आपका पोर्टफोलियो पे 20%, 22%, 25%, कोई भी ले लीजिए, अगर कैगर लगता है तो कितने पैसे बनेंगे आप अगर 10 लाख आप इन्वेस्टमेंट सरप्लस पहले दिन लेके चलते हैं? तो 3 साल के बाद में 20% की कंपाउंडिंग अगर हम पोर्टफोलियो पे लगाएं तो 10 लाख बन जाता है 17.28 लाख। तो क्या अगर ऐसे पीरियड बीच में आए जैसे कोविड-19 आया, वहां पे आपने देखा ना किस किस्म की करेक्शन हुई, तो कोविड-19 के पीरियड ने आपको मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप बहुत प्यारे बिजनेस एक बार्गेन के ऊपर पिक करें। और ये मार्केट्स याद रखिएगा 30 से 35% करेक्ट हो चुकी थी। या अगर आप देखें रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखें, या आप देखें वो पीरियड जहां पे मार्केट 5 से 10% या 15% करेक्ट होती है, टेपर टेंट्रम जैसे एक ग्लोबल फिनोमिना है, इन पीरियड्स में लेके जो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, जो कि मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म की पैराडाइम को भांप लेता है, वो अपने पोर्टफोलियो पे 25% का कैगर बना सकता है, बिकॉज वो इन मौकों में ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप थोड़े से विजिलेंट हैं, थोड़े आप पढ़े लिखे, इन्फॉर्म्ड कह लीजिए, तैयार हैं इन मार्केट की करेक्शंस पे फायदा उठाने के लिए, तो आप अपना कंपाउंडिंग 3 से 5% बढ़ा सकते हैं कैगर के टर्म्स में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार पूछ रहा हूं कि 10 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किए तो कैगर रिटर्न्स आपके 5 साल में 20 से 25% के भी हो सकते हैं। अगर 20 से 25% की कैगर आपकी बनती है और इन्वेस्टमेंट सरप्लस आपका 10 लाख का होता है, तो आप कितने पैसे बनाएंगे? देखिए जरा चार्ट। और अगर ये 7 साल हुआ साहब, तो कितना पैसा बनेगा आपका, वो देख लीजिए चार्ट में। और जो मेरा फेवरेट है, जो मैं बार बार बोलते आया हूं कि 10 साल तक बने रहिए। अगर 10 साल तक भी आप बने रहते हैं और आपके पोर्टफोलियो के ऊपर 20% का कैगर लगता है, तो साहब 6 गुना आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो कि दुनिया की सच्चाइयों को लेके चले हैं, सारी चीजें समझ के चले हैं, तो आप अपना पैसा 9 गुना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपने 10 लाख से स्टार्ट किया तो 93 लाख का पोर्टफोलियो भी आप बना सकते हैं विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने स्टार्ट किया 10 लाख से, बट कंपाउंडिंग लगा 25% का 10 सालों के। अब इस चीज में आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो हैं, आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। वो भी पीरियड आएगा जब आपको इन सब हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे महीने हैं, कुछ ऐसे सप्ताह हैं, कुछ ऐसा फोर्टनाइट का पीरियड है 15 दिनों का, जहां आपको लगता है ये आपने पूरी दुनिया पे फतेह कर ली है, राइट? क्यों? बिकॉज 15 दिनों में आपके बने 12%। आपको लगा कि 15 दिनों में 12% बने तो 30 दिनों में 20 से 25% तो बनेंगे। अगर एक महीने में 20 से 25% बन गए तो 100% वाला साल तो है ही। या इसके विपरीत कैसा कि आपके 15 दिनों में लॉस हुआ तो आपका महीनों में लॉस होगा, तो आपको पूरे साल में बिल्कुल लॉस होगा आपका। तो ये जो हैबिट है ना हमारी कि हर चीज को हम पकड़ के खींच के एक्सट्रापोलेट करते हैं, एक्सेल की एक्सरसाइज बनाना चालू कर देते हैं, वो ना करें। बिकॉज हर पीरियड एक समान नहीं होता, सारे साल समानांतर नहीं होते। इसीलिए आप जब एक्सट्रापोलेशन करने की कोशिश करते हैं अपनी एक्सेल पे, आप कहीं ना कहीं उस चीज को गलत तरीके से एनालाइज करने लग जाते हैं। बट आपको करना क्या चाहिए? आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर के मद्देनजर अपने बिहेवियर में वो चेंजेस लेके आने की जरूरत है। और वो बिहेवियरल चेंजेस क्या हैं साहब? कि आपको वो किस किस्म का बिहेवियर है जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाता है। कहते हैं कि पहले आप इन फाइनेंशियल डिसीज से, ये बीमारियां हैं भाई, ये 6 किस्म की फाइनेंशियल बीमारियां हैं, इनसे दूर रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। बिकॉज
अपने बिहेवियर में जितनी चेंज लाएंगे, इन 6 बीमारियों से दूर रहेंगे, उतने ही अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। पहली चीज, ऋण पे लिया हुआ पैसा, लेवरेज पे लिया हुआ पैसा, लेवरेज पे की हुई इन्वेस्टमेंट, साहब इससे दूर रहिए। दूसरी चीज, हर चीज, हर स्टॉक को प्राइस के मद्देनजर ना देखिए कि प्राइस उसका कम है तो स्टॉक अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा ऊपर गया तो स्टॉक बहुत अच्छा है। ऐसा ना कीजिए साहब। कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, दूर रहिए उनसे जो आपको बार बार आके एक हॉट न्यूज, एक हॉट टिप देते हैं। और व्हाट्सएप तो खैर एकेडमी इतनी प्यारी है कि ये किसी को भी गुमराह कर सकती है, तो इससे दूर रहिए। बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी चैनल्स, बहुत सारी चीजें मत देखिए। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आप ही के लिए बनाया गया है। डेली इनसाइट्स दैट मैटर, जो कि हर दिन रिलीज होती हैं हमारी तरफ से। हर सप्ताह थर्ड एम्पायर का एक एपिसोड रिलीज होता है। इतना देख लीजिए, बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे आप। और बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई मत कीजिए, बहुत अंडर डाइवर्सिफाई मत कीजिए। बहुत जल्दी जल्दी अपने पोर्टफोलियो के ऊपर चेंजेस करना, कुछ खरीदना, बहुत कुछ बेचना, बहुत कुछ खरीदना, कुछ बेचना, ये मत कीजिए। बेफालतू की ये एक आदत है जिसकी वजह से आप अपनी कंपाउंडिंग को लूज कर देते हैं। और एक और चीज याद रखिए जो हम अभी इस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि सारे साल समानांतर नहीं होते। तो जब कभी करेक्शंस के मौके आए और आपको दिखे कि ये करेक्शन सिर्फ एक पीरियड के लिए है, इन सिचुएशंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करें साहब, और खरीदें ऐसी सिचुएशंस में अगर बिजनेसेस अच्छे हैं। बशर्तन 10 ऐसी कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए। तो अगर आप करते हैं तो आपका कैगर सर्टनली अच्छा बना रहेगा। और ज्यादा परेशान ना हो। अगर आपके बिजनेस बहुत अच्छे हैं तो शॉर्ट टर्म में अगर उसको आपकी बिजनेस की प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, कभी 15%, कभी 20%, कभी 5% अगर ऊपर नीचे होता है, तो ज्यादा खुश या ज्यादा मायूस ना हो। बिकॉज लॉन्ग टर्म में जो ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रेंथ है आपके बिजनेस की, कहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यूएशन उसको जाके कहीं ना कहीं मैचअप करती है। तो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस अगर स्ट्रांग है तो वहां पे किसी न किसी दिन आपका प्राइस जरूर पहुंचेगा। और ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए साहब जिसके ऊपर आप टाइम स्पेंड कर पाएं, जिसको आप नर्चर कर पाएं, जिसको आप बैलेंस कर पाएं, जिसको आप रीबैलेंस कर पाएं, जिसको आप स्टडी कर पाएं। वो 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के आप अपना म्यूचुअल फंड कोई चलो बनाने चले साहब। हाँ, तो जो स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो पे उसको समझें। बिकॉज हर बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतने स्टॉक्स लीजिए जितना आप समझ पाए, जिनको आप इंप्लीमेंट भी कर पाए। तो जो तीसरा एक्सिस है वो भी परम सत्य है। वो ये सत्य है कि आगे आने वाले 10 सालों में आप अपनी वेल्थ को 20 से 25% के हिसाब से कंपाउंड कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपकी काफी हेल्थ बनेगी। तो ये 3 एक्सेस जो हैं, ये जो 3 परम सत्य हैं, सच्चाइयां हैं वेल्थ बिल्डिंग की, उनको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। पहली सच्चाई ये कि आगे आने वाले 10 सालों में जो जीडीपी ग्रोथ है नॉमिनल टर्म्स में, वो भारत की 10 से 12% की होगी। आगे आने वाले 10 सालों में भारत एक ऐसा देश है जिसकी मार्केट्स ऑन एन एवरेज 13 से 15% ग्रो करेंगी। आगे आने वाले 10 सालों में अगर आप अपनी वेल्थ को 20 से 25% के हिसाब से कंपाउंड कर सकते हैं तो आप अपने लिए बहुत प्यारी वेल्थ, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए वेल्थ बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस मास्टर क्लास एपिसोड के बाद आप अपने परिवार के साथ थोड़ा सा और क्वालिटी टाइम बना पाएंगे। और इस उम्मीद से कि मैं आपसे जल्दी मिलूं, मेरी दुआओं में, मेरी प्रेयर्स में आप रहेंगे हर समय, आपके नियर एंड डियर वंस रहेंगे। और इस उम्मीद से मैं संजीव आनंद आप सबसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जब हम फिर मिलें। शुक्रिया। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? तो फिर ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करें।